दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा यानी इंडियन जो पार्लियामेंट थी उसका अपर एंड लोअर हाउस का स्ट्रक्चर बताया था, कैसी उसकी संरचना है। आज हम उससे आगे को इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात कहूँगा। कल संडे है, लाइव क्विज में 4 बजे आप सभी को आना है। रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा उत्तराखंड के, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं आपको जीएस की क्लासों में आगे लेके जा रहा हूँ। अब जैसे आप लोग कहते हैं ना सर जीएस क्या पढ़ें, जीएस क्या पढ़ें, जीएस नहीं होगा, जीएस क्या कहाँ से पढ़ें। जो पढ़ा रहा हूँ ना वो जीएस है। और आपका एक और काम हल्का कर देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस घर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी वीडियोज आपने कवर की हैं, आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में ऐसे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल, राष्ट्रपति किसका सबसे लंबा कार्यकाल था, इस टाइप के कहीं बॉक्स में अगर आपको फैक्ट दिखते हैं वो आप पढ़ना है। बाकी जो ये सेशन में करा रहा हूँ, जैसे पार्लियामेंट क्या होती है इसको नहीं पढ़ना है, राष्ट्रपति क्या होता है नहीं पढ़ना, उपराष्ट्रपति क्या होता है किताबों से नहीं पढ़ना है, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतना गारंटी मान के आप लोग चलिए। हम लोग उससे आगे को देखेंगे। इसी के साथ साथ आज मैंने एक फीडबैक अपलोड किया है, वो मेरी भाभी हैं, और वो उसको अपलोड करने का मेरा मकसद ये था, जो भी ऐसी गर्ल्स या महिलाएं या जो घर पे तैयारी कर रही हैं, जिनको कभी कभी लगता है कि होगा या नहीं होगा, उसे आप लोग देखिए। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी नज़रों में सब इक्वल हैं। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़कियां हैं, अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे छात्र हैं। और मैं ये चाहता हूं कि रेशियो इक्वल रहे, सभी लोग इसमें आगे बढ़ें। इसीलिए मैंने आपको वीडियो डाली और आप लोग उसको देख के थोड़ा सा मोटिवेशन लें, थोड़ा सा अपना भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हिंदी की टेंशन मत लीजिए। हिंदी की क्लास तो मैं कराऊंगा, आपके एग्जाम से पहले सारे टॉपिक आपकी हिंदी के हो जाएंगे। अच्छी खासी 20 नंबर की हिंदी आपकी बना के भेजूंगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। जो चला रहा हूँ उसको अच्छे से देखिए, और हर क्लास की वैल्यू, हर क्लास की इंपॉर्टेंस है, हर क्लास को आप लोग समझिए। ठीक है, देखिए मैंने जो आपको कल बताया था, हमने स्ट्रक्चर देखा था। अब स्ट्रक्चर से आगे की जो चीज़ें हैं, इसमें क्या है, इंडियन पार्लियामेंट में संसद के जो सदन होते हैं उनकी जो, उसी से आगे लिखना आप। ठीक है, संसद के सदन की अवधि लिखिए आप, संसद के सदन की अवधि यानी कितनी ड्यूरेशन के लिए होते हैं, कितना उसका टाइम पीरियड होता है, ये मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, संसद का नाम आते ही आप लोग समझ जाइए, 3 पार्ट उसमें मैंने बताए थे, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब संसद के सदन, सदन मतलब संसद के 2 हाउस होते हैं, एक को लोकसभा बोला जाता है, एक को राज्यसभा बोला जाता है। ऐसे ही बनाना जैसे बना रहा हूँ। ठीक है, इधर आप लिखेंगे राज्यसभा, क्या लिखेंगे यहाँ, राज्यसभा, और इधर आप लोग लिखेंगे लोकसभा यानी लोकसभा। ठीक है, इसकी अवधि आखिर कितने टाइम के लिए ये चुनी जाती है, कितने टाइम के लिए होती है। देखिए मैंने कल भी बताया था आपको, इसका विघटन नहीं होता, यानी इनकी अवधि के बारे में जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल्स 84 में किया है। अब आर्टिकल नहीं पढ़ना आपको इसका, ठीक है, सिर्फ आपको ड्यूरेशन पता होना चाहिए। तो राज्यसभा की जो अवधि होती है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता, यानी इसमें हमेशा मेंबर रहते हैं, ये नितांत चलने वाली चीज है, यानी ये कभी खाली नहीं होती। इसका ये मतलब है कि इसका विघटन नहीं होता। ठीक है, तो राज्यसभा के नीचे आप लोग लिखोगे विघटन नहीं, क्या लिखोगे, विघटन नहीं, यानी इसका विघटन नहीं होता है तो इसका कार्यकाल नहीं होगा। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो एक स्थायी सदन है, यानी परमानेंट है। हाँ, इसके सदस्यों का जरूर कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो आप 6 वर्ष बताएंगे। तो होता क्या है, लिखिए प्रत्येक, क्या लिखोगे, प्रत्येक हर 2 साल बाद, यानी प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायर। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त का मतलब रिटायरमेंट जिनका होता है। ठीक है, ये होते हैं। अब देखिए 2 साल में 1/3 जैसे टोटल मेंबर है, यानी 100 मेंबर की सपोज राज्यसभा होती, हर 2 साल में 1/3 यानी 1/3 कितना हुआ, 33 हुआ। तो 2 साल में 33 मेंबर रिटायर होंगे, तो उनको फिल करने के लिए फिर नए आ जाएंगे ना 33। तो उनका जो नए 33 आए वो कितने साल के रहेंगे, 6 साल के लिए। तो इस दौरान नेक्स्ट 2 ईयर जो होंगे, 2 साल होंगे, तो किसी और के 6 साल कंप्लीट होंगे तो वो रिटायर होंगे, तो उसको भरने के लिए फिर 1/3 आएंगे। तो ये चलते रहने वाली प्रोसेस है। तो ध्यान रखना, कभी पेपर में आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, आप लोग बताएं राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि विघटित नहीं होती है और ये अपने आप में क्या है, स्थायी सदन है, यानी परमानेंट चलने वाली। ठीक है, स्थायी सदन जिसको कहते हैं।
और इसका कार्यकाल नहीं होता, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो सदस्य के नीचे लिखो 6 वर्ष का कार्यकाल, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये तो राज्यसभा था। अब आता है लोकसभा। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः लिखोगे, जनरली सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर ये सामान्यतः क्या लगाते हो, सामान्यतः का अर्थ पता नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि देखिए कौवा काले कलर का होता है, तो ठीक हो गया। एक बीच में उठ के खड़ा हो गया, बोला सर हमारे वहाँ तो सफ़ेद कलर का होता है। तो मैंने कहा कि चलो तेरे वहाँ सफ़ेद कलर का होता होगा, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसीलिए हम सामान्यतः शब्द का प्रयोग करते हैं जहाँ मैक्सिमम चीज़ सेम होती है, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन आ सकता है। तो नॉर्मली इसका जो टाइम पीरियड होता है 5 ईयर होता है, लेकिन कभी लोकसभा पहले विघटित हो सकती है, यानी लोकसभा का विघटन अगर पहले राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाए, किसी भी पार्टी को वो नंबर नहीं मिला 273 का जो भी नंबर है, या किसी को बहुमत नहीं मिला, तो लोकसभा के नए चुनाव कराने होते तो राष्ट्रपति उसका विघटन कर देगा। तो 5 साल से पहले भी इसका विघटन हो सकता है। तो सामान्यतः इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। और आपातकाल के समय लिखो, ठीक है। आपातकाल के समय देखो, अभी बताता हूं क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपातकाल के समय इसे अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस पॉइंट को, अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे एक नेशनल इमरजेंसी लगती है, हम बताऊंगा आपको, भारतीय संविधान की आर्टिकल नंबर 352, ब्रैकेट में लिख लो समझने के लिए अपने साइड में, आर्टिकल 352 है। इसके तहत क्या लगता है, नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगती है। नेशनल इमरजेंसी के लिए प्रावधान है, जैसे युद्ध हो गया कभी, या कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया, यानी हथियारों के साथ किसी ग्रुप ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, या कोई बाह्य आक्रमण हो गया, एक्सटर्नल अटैक हो गया हमारे देश में, तो राष्ट्रपति या हमारा देश में क्या होता है, इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। तो उस टाइम जो लोकसभा होती है वो विघटित नहीं की जाती है, उसको अधिकतम कितने साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस पॉइंट को याद करना है, ठीक है, 1 वर्ष। तो आपातकाल के समय इसका कार्यकाल 6 वर्ष का किया जा सकता है लोकसभा का, ठीक है, अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे आज नेशनल इमरजेंसी सपोज आज घोषित की, आज घोषित करने के बाद 3 महीने बाद नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी, यानी अब उसका प्रभाव नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में 6 महीने से अधिक इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है, यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा अगर खत्म हो गई, उसके 6 माह से अधिक इसका टाइम पीरियड नहीं बनाया जा सकता। तो नीचे लिखोगे आपातकाल की घोषणा के न रहने पर 6 माह से अधिक इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो लिखो आपातकाल की घोषणा न रहने पर 6 माह से अधिक नहीं, 6 माह से अधिक कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है, किसका, लोकसभा का। तो ठीक है, जनरली 5 साल होता है, विघटन हो गया तो पहले ही खत्म हो जाएगी। नेशनल इमरजेंसी लगी हुई तो अधिकतम 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, भले ही वो 2 महीने 3 महीने करके बढ़ाते रहे, जैसे भी बढ़ाते हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी तो 6 माह से अधिक इसका नहीं। अब क्वेश्चन पूछता है, एक तो ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कर देना, दूसरा ये स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है, इसका सामान्यतः इतना होता है, और नेशनल इमरजेंसी के समय अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष से, और इमरजेंसी के मतलब प्रभाव खत्म होने पर 6 माह के से अधिक इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये था आपका क्या, लोकसभा और राज्यसभा की सदन की अवधि, ठीक है। अगला लिखो संसद सदस्य के लिए अर्हताएं, यानी अर्हता का मतलब क्या, उसके लिए योग्यताएं होती हैं कि कौन सा मेंबर आपका पार्लियामेंट का सदस्य बन सकता है, ठीक है। संसद के सदस्य की अर्हता लिखो आप, संसद के सदस्य की अर्हता, यानी क्या योग्यताएं होंगी कि आप कौन आदमी इसका सदस्य बनेगा, ठीक है। और ये जो अर्हताएं हैं ये बताई गई हैं आपकी उसके नेक्स्ट आर्टिकल में, वो छोड़ दीजिए, आर्टिकल नहीं पढ़ना है हमने, ठीक। अब देखिए इसके बारे में आपको बताता हूं, इसके बारे में एक मेन चीज आप लोग याद रखना
कि कल एक कहीं मैं देख रहा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर क्या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं जो विधानसभाओं से यानी राज्यों से चुन के जाते हैं ना, उनको क्या बोलेंगे? उनको भी सांसद ही बोलते हैं, लेकिन मेंबर ऑफ जैसे ये तो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, यानी एमएलए, जिस एमएलए तो लेजिस्लेटिव के लिए होते हैं, एमपी बोलते हैं जिसको, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा को हो राज्यसभा को, दोनों को सांसद बोला जाता है। और जो लोकसभा के होते हैं उनको जनता डायरेक्ट चुनती है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको जनता नहीं चुनती है। जनता अपने विधायकों को, जो राज्यों में क्या होती है, विधानसभा होती है, जनता उनको चुनती है, उनके माध्यम से किनको चुना जाता है? राज्यसभा के मेंबर को। तो देखो संसद के सदस्य के लिए क्या क्या अर्हताएं होती है वो देखिए। एक तो सिंपल सी बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो हर जगह होगा, इंडिया का नागरिक ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता है। यदि उसको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसकी एज 30 ईयर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितने साल की उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए। जबकि अगर उसको लोकसभा का सदस्य बनाना होगा तो वो क्या होगा? 25 ईयर का होगा, ठीक है। कम से कम मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम, और ये भी मिनिमम एज है। तो मिनिमम 30 वर्ष, मिनिमम 25 ईयर इसके लिए क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए। और वो भारत का नागरिक हो तो आप उसको क्या बना सकते हैं? संसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सकते हैं। अगला जो है उसका आर्टिकल आपको याद रखना होगा, उसको इंपोर्टेंट करना, उसमें लिखना संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन। क्या लिखोगे? संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन। ये है 85, और ये सब 84 का ही पार्ट था जो अभी तक बताया मैंने, ठीक है। अगला लिखो आप संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन। संसद का सत्र, सत्रावसान व विघटन, इसका आर्टिकल याद करना है आपको। ये आर्टिकल ये वाला पूछा जाता है, इसका है आर्टिकल 85, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछेगा संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए, आप बता दोगे आर्टिकल 85 में। सत्र का मतलब इसको बुलाने वाला कौन है, यानी आहूत कौन करता है, ठीक है, आहूत। सत्रावसान का मतलब क्या है? सत्र को खत्म किया जा रहा है। मैंने कल भी बताया था, सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। 3 सेशन का मतलब जैसे आपका बजट सेशन हो गया, मॉनसून सेशन अब चलेगा, अखबार पढ़ते रहना, और बाद में एक शीतकाल यानी ठंडियों में चलता है, तो वो सेशन होते हैं, बैठकें होती है पार्लियामेंट की, उसको बुलाने, सत्र को अवसान यानी इसको एंड करना है। और लोकसभा का क्या होता है? विघटन करना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम कौन करता है? राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये सब सारे के सारे काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। वहां कंफ्यूज मत करना, ठीक है। भले ही क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछे या आर्टिकल के रूप में पूछे, तो संसद के सत्र को आहूत करना, संसद के सत्र को खत्म करना या उसका विघटन करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत सिंपली आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप ये याद रखना, जैसे संसद के सेशन चलते हैं, सत्र चलते हैं, एक साल में कितने होते हैं? 3। लेकिन ये याद रखना कि 2 सेशन के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। बाई चांस 6 माह का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आज कोई सेशन चला और उस सेशन का एंड है, सपोज आज है 1 अप्रैल को उसका एंड होना है इस वाले सेशन का, ठीक है, 1 अप्रैल को एंड होना है इस सेशन का। और ये जो 1 अप्रैल से नेक्स्ट सेशन चलेगा वो 6 महीने से अधिक का या 6 महीने से कम का गैप होना चाहिए, यानी अधिकतम 6 माह से कम का गैप होगा, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो आपको इसको पॉइंट में लिखना है और इसको इंपोर्टेंट करना। संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक व नए सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से कम का अंतर मतलब होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिखो संसद के एक सत्र की, जैसे आज कोई सेशन था उसका एंड था, एक सत्र की अंतिम बैठक, यानी आज उसकी लास्ट बैठक थी, अंतिम बैठक, वो अगले सत्र की पहली बैठक, नेक्स्ट सेशन होगा तो उसका पहली बैठक होगी, तो उसके बीच 6 माह से कम का अंतर होना चाहिए, ठीक है। 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, उससे कम का होना चाहिए। संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक व नए सत्र की पहली बैठक के बीच, ये इंपोर्टेंट कर देना, ये क्वेश्चन पूछता है कि पहली बैठक के बीच 6 माह से कम का अंतर होना चाहिए, 6 माह से
कम अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये संविधान। तो हर 6 माह के से पहले ही आपको सेशन बुला लेना पड़ेगा। तो 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 माह से कम का ही अंतर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और इस पॉइंट को आप इंपोर्टेंट करना है, पेपर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। तो ये तो आपका हो गया। अब आता है सदनों को संदेश भेजने की राष्ट्रपति की पावर। राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है, वो संसद के जो सदन होते हैं यानी पार्लियामेंट के जो हाउस होते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनको एक मैसेज भेजता है, एक संदेश भेजता है, संदेश का प्रेषण करता है और उसको बोलते हैं संसद के सत्रों को, यानी संसद को संदेश या अभिभाषण के राष्ट्रपति का अधिकार। अभिभाषण को बोलते हैं एड्रेस करना, यानी आगे आके फ्रंट में उसको एड्रेस करेगा उस पार्लियामेंट को, वो जो अधिकार होता है। तो उसको आपने पॉइंट करके नेक्स्ट लिखना है, सदनों के अभिभाषण या सदनों को संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। लिखो सदनों को, सदन मतलब दोनों हाउस। ठीक है, सदनों को राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभिभाषण को एड्रेस लिख लेना है। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण प्लस संदेश भेजने की शक्ति। यानी राष्ट्रपति क्या करता है, पार्लियामेंट जो होती है उनको एड्रेस करने का इसको पावर दी गई है। यानी सीधी सी बात है, जब कभी भी सदन होते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो उसको क्या कर सकता है, दोनों को एड्रेस करता है किसको, लोकसभा ऑब्लिक राज्यसभा। या कभी कभी क्या होता है कि सदन की संयुक्त बैठक बुला दी जाती है, यानी उसमें लोकसभा और राज्यसभा को कंबाइंड रूप से उसको एड्रेस कर सकता है, तो उसको बोलते हैं संयुक्त बैठक। ठीक है, बैठक को एड्रेस कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है, इसको अभिभाषण देता है उसमें। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, अपना मैसेज भेज सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उसको मैसेज भेजेगा किसी विधेयक के बारे में, यानी कोई बिल पेंडिंग है तो उसके बारे में भेज सकता है, या किसी अदर के बारे में। तो सदनों को संदेश भेजने का भी इसको क्या दिया है, पावर दिया। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखना कि हाँ, राष्ट्रपति का दोनों सदनों में अलग अलग अभिभाषण या एड्रेस हो सकता है, या कंबाइंड रूप से दोनों में एड्रेस हो सकता है। तो साथ ही साथ वो उनको संदेश भी भेजने का काम करता है। और ये सारा प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल 86 में। तो इस क्वेश्चन का भी क्या पूछा जा सकता है, आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 86 के तहत दोनों सदनों को एड्रेस करने या उनको मैसेज भेजने की पावर दी गई है। तो इसका आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल ऐसे देखे जाते हैं। अब ये थोड़ा ना पूछेगा कि कौन अभिभाषण और संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति थोड़ा होगा, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति के बारे में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत इसमें वर्णन किया गया, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब एक पर एक ये होता है अभिभाषण, एक होता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी स्पेशल एड्रेस भी वो करता है। और वो स्पेशल एड्रेस कब करता है वो लिखिए। तो अगला लिखिए राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी स्पेशल एड्रेस। ठीक है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी स्पेशल एड्रेस कैसे करता है वो देखिए। ये स्पेशल एड्रेस का मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, जब कभी भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के चुनाव होने के बाद पहली बैठक होगी ना, लोकसभा के मेंबर बैठेंगे, तो उसको क्या करेगा, वो एड्रेस करेगा, वो राष्ट्रपति करता है। दूसरा, जैसे हर साल सत्र चलते हैं, जैसे 3 सेशन एक साल के बताए मैंने, तो ये 5 साल तक, जैसे जब तक लोकसभा है तो हर साल 3 सेशन चलते हैं लोकसभा राज्यसभा के, तो हर वर्ष के पहले सेशन को भी वो क्या करता है, एड्रेस करता है। यानी प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में भी उसका एड्रेस रहता है, और संयुक्त अधिवेशन जब संविधान संसद के बुलाए जाते हैं तो वहां भी उसका एड्रेस रहता है। तो इसमें ऐसे लिखना है 3 पॉइंट। पहला लिखोगे आप, नए लोकसभा के पहली बैठक में, नए लोकसभा मतलब नए चुनाव हुए, जब नए लोकसभा की पहली बैठक में अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण ही होगा। जब कभी चुनाव होंगे तो स्टेट में राज्यपाल, वहां सेंटर में राष्ट्रपति क्या करेगा, सबसे पहले एड्रेस करेगा। दूसरा कब होता है, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में, यानी हर साल जैसे बजट सेशन चला तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में, यानी पहला जो सेशन चलता है, जैसे बजट सेशन चलता है माह फरवरी में, उस टाइम। ठीक है, और कब तीसरा कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन में। संयुक्त अधिवेशन मतलब संसद का लोकसभा और राज्यसभा को कंबाइंडली आप लोगों ने बैठा दिया, तो संयुक्त अधिवेशन में, संयुक्त अधिवेशन में किसका अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति का होता है। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये होता है। अब देखिए 2 लोगों के आपको मैं अधिकार बताता हूं, एक मंत्री होते हैं, एक महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल बताया था।
ये मंत्री चाहे कहीं का भी हो, लोकसभा को हो या राज्यसभा का, इनको मंत्री को और महान्यायवादी को दोनों सदनों में बैठक में बैठने का अधिकार होगा। सदनों की कोई कमेटी बनी होगी, समितियां बनी होती, उसमें जाने का भी अधिकार होगा, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वोट तो सिर्फ ये अपने सदन में दे सकते हैं। लोकसभा का मेंबर होगा तो लोकसभा में देगा, राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा, लेकिन महान्यायवादी नहीं देता। तो इस पॉइंट को देखिए, ये बताना चाह रहा हूं आपको, मंत्री होते हैं जैसे सेंटर के होंगे या स्टेट के, तो मैं आऊंगा बाद में, और एक अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी, जो मैंने आपको आर्टिकल 76 में बताया था। ये क्या कर सकते हैं, चाहे जैसे कोई मंत्री है लोकसभा का मेंबर हो, लेकिन वो राज्यसभा के बैठक में क्या कर सकता है, बैठक में भाग ले सकता है। पार्लियामेंट का कंबाइंड सेशन होगा, संयुक्त अधिवेशन, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होंगे, उसमें भी भाग ले सकता है। और कोई कमेटी होगी तो उसमें भी भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार कहाँ होगा, सिर्फ अपने सदन में जहां का वो मेंबर होगा। तो एक आर्टिकल 88 है, उसके अंदर इसके प्रावधान आते हैं, तो आप लोग लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। इसको आर्टिकल वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, सिर्फ नोट करके लिखोगे। ऐसे नोट क्या लिखोगे, मंत्रियों को तथा महान्यायवादी को लिखना आप, ठीक है, मैं अटॉर्नी जनरल लिख रहा हूं, एजी। मंत्रियों को तथा अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही लिख दो, की कार्यवाही में भाग लेने, ऑब्लिक क्या लिखोगे, संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने, संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने या संसद की किसी समिति में भाग लेने का अधिकार है। संसद की किसी समिति जिसके वो सदस्य हैं, ठीक है, किसी समिति में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते हैं। यानी कभी आप क्वेश्चन क्या पूछता है पता है आपको, अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन संसद के मतलब कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसको मताधिकार नहीं होता, वोट देने का अधिकार नहीं होता, वो अटॉर्नी जनरल है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, अधिकार लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं, लेकिन वोट का अधिकार इनको नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और ये पॉइंट आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब लिख लीजिए आप अगला हेडिंग, संसद के अधिकारी, ठीक है, इसको इंपोर्टेंट कर देना, संसद के अधिकारी आप लोगों ने लिखना है। और इस सारा का सारा प्रावधान है आर्टिकल 88 में, ठीक है, ये ऊपर वाला आर्टिकल 88 में इसके सारे क्या है प्रावधान है। अगला हेडिंग आपको लिखना है संसद के अधिकारी। देखिए संसद के अधिकारी में कौन कौन होते हैं वो हमने समझना है। इसको देखिए आज हम ये सेशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। संसद, फिर सीधे आता है कानून बनाने की प्रक्रिया के अधिकारी। संसद के अधिकारी मतलब कि दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है। हम लोग पहले कैसे देखेंगे, राज्यसभा लिखोगे आप इधर, राज्यसभा, इसमें जो अधिकारी होते हैं वो कैसे होते हैं, राज्यसभा में एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है, और सभापति कौन होता है आपको मैंने पहले बताया था, जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। हमारा इसका मेन कौन होता है, सभापति होता है, दूसरा होता है एक उप सभापति। अब जो ये देखिए जो सभापति होगा वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, इसका पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति। मैंने पहले बताया था कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है पदेन सभापति, यानी उपराष्ट्रपति का पद ऑलरेडी इसके लिए बना हुआ है कि वो राज्यसभा का क्या करे, चेयरमैन उसका बने। तो उपराष्ट्रपति इसका पदेन क्या होगा, सभापति होगा। जबकि जो उपसभापति होगा इसको कौन चुनेगा, राज्यसभा चुनेगी। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली तो राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को भी चुन सकते हैं, ठीक है। उपसभापति का कौन होगा, राज्यसभा चुनेगी, राज्यसभा इसको क्या करेगी, चुनेगी। इसको ध्यान आप लोगों ने रखना है, ठीक है। इसको राज्यसभा क्या करती है, चुनेगी। और आप लोग क्या करना, देखिए आप लोग को ऐसे ही बनाना है, आप लोग यहाँ लोकसभा लिखना, लेकिन मैं इसको फिर बताऊंगा अभी, मतलब थोड़ी देर में आप लोग कंपैरिजन करके लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको इजीली समझ आएगा। मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा, इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग पहले ही वहाँ स्पेस छोड़ देना। तो उपसभापति जो होता है राज्यसभा इसको क्या करती है, चुनती है, इसको भी याद रखना। और यदि उपसभापति का पद खाली है, यानी उपसभापति का पद है नहीं वहाँ पे, तो क्या करेगी उस टाइम पे, राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को भी उपसभापति बना सकती है। यानी सब राज्यसभा पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेंबर उपसभापति होगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब बाई चांस से कभी ऐसी कंडीशन होगी
ये तो चलो ठीक है, सभापति वाला तो हो गया हमारा, ये होता है। लेकिन इसका पद क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहता है। यानी उपसभापति का पद किसी कंडीशन में खाली हो गया, यानी रिक्त हो गया, या इसने त्यागपत्र दे दिया, या इसको पद से हटाया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसी के नीचे लिखने हैं, यदि उपसभापति का पद, पूरा लिखना है, यदि उपसभापति का पद रिक्त हो गया, क्या क्या लिखोगे, यदि उपसभापति का पद रिक्त हो गया, या उसने पद त्याग कर दिया, यानी अपने पद से रिजाइन दे दिया, या पद क्या हो गया, रिक्त, पद त्याग, या उसको हटाया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब देखिए पद रिक्त कब हो सकता है, सिंपल सी बात है, जब ये राज्यसभा का मेंबर नहीं रहेगा उस समय इसका पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। यानी कोई मेंबर है वो रिटायर हो गया, अब वो उपसभापति का पद तो रिक्त हो गया, क्योंकि जैसे ही आप राज्यसभा के मेंबर नहीं रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं, या किसी अदरवाइज आपका राज्यसभा का मेंबरशिप चली जाती है, तो आपके पास ये पद तो रिक्त हो गया। पद त्याग का मतलब क्या होगा, इसने अपना रिजाइन दे दिया, और हटाया गया मतलब इसको इसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त कैसे हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो पद रिक्त हो जाएगा। तो इसमें लिखो आप, यदि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा, यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं, ठीक है। अब पद त्याग कैसे होगा, जब इसने क्या कर दिया, आपने रिजाइन दे दिया, और ये पद त्याग किसको करेगा, सभापति को करेगा, यानी इसको देगा रिजाइन। तो कभी पूछता है उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, सभापति को त्यागपत्र लिखो, त्याग पत्र, ठीक है। और तीसरा क्या है, हटाया गया। अब हटाएगा कौन, राज्यसभा हटाएगी, लेकिन इसको 14 डेज पहले क्या बताना होगा, सूचना देनी होगी कि हम आपको हटा रहे हैं, और राज्यसभा में उस टाइम जितने भी मेंबर होंगे उनकी मेजोरिटी देखी जाएगी। यानी 100 मेंबर है तो 51 मेंबर ऐसे होंगे जो उसके पक्ष में होंगे कि इसको हटाया जाए। तो हटाया गया के नीचे लिखो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी इसको, ठीक है। 14 दिन पूर्व सूचना तथा राज्यसभा के बहुमत से, राज्यसभा के तात्कालिक बहुमत से, उस टाइम जितने हैं तात्कालिक बहुमत से इसको हटा दिया गया, ठीक है। यानी इसका पद किसी वजह से खाली हो चुका है, या त्यागपत्र या हटा दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो आप लोगों ने देखना है। देखिए बात यह है, आपको ये याद रखना है कि उपसभापति का पद कब कब खाली हो सकता है। एक तो रिक्त हो सकता है, कब, जब वो राज्यसभा का मेंबर ही नहीं रहा तो खुद ही खाली माना जाएगा। रिजाइन किसको दे सकता है, सभापति को। हटाने से पहले अगर क्वेश्चन पूछेगा, उपसभापति को हटाने से पहले कितने दिन पूर्व इन्फॉर्म करना होता है, 14 डेज पहले। और कैसे हटाया जा सकता है, राज्यसभा में जो मेंबर होंगे उनकी मेजोरिटी देखी जाएगी, आधे से एक ज्यादा, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, इनके बारे में। अब जो अगली चीज आती है, यदि अगर यहाँ का जो सभापति है, कहाँ का, आप लोकसभा वहीं लिखे रहना है, ठीक है। आप कंपैरिजन करोगे, जो यहाँ का सभापति है, यानी जिसको उपराष्ट्रपति बोलते हैं, एज ए सब सभापति है वो, तो उसका अगर पद खाली हो गया, या कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि उसको राष्ट्रपति के काम करने पड़े, मैंने उपराष्ट्रपति में समझाया था आपको कि वो राष्ट्रपति के दायित्व का भी निर्वहन कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली है। तो देखिए, अगर सीधी सी बात है, जब सभापति का पद खाली हो गया, या वो उपराष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उपसभापति सारे काम करेगा, यहाँ का उपसभापति जो होगा और सभापति वाले काम करेगा। तो सिंपल सी बात लिखिए, आप नोट करके लिखिए, जब सभापति का पद खाली, जब सभापति का पद रिक्त हो गया, यानी खाली पड़ गया, या जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही होता है इसका, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है, तब क्या होगा, तब सिंपल सी बात है, जो सभापति का जो काम होगा वो उपसभापति करेगा। तो नीचे लिखिए, तब उपसभापति सभापति का कार्य करेगा, यानी उसके पद का, ठीक है। तब उपसभापति सभापति का कार्य करेगा, सभापति का कार्य करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये कौन करेगा, उपसभापति सभापति का कार्य करेगा। और सपोज ये भी पद खाली है, ये भी नहीं है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यसभा के किसी सदस्य को इसके काम के लिए नियुक्त कर सकता है। तो अगर देखो, यदि उपसभापति का पद भी खाली, यदि उपसभापति का पद भी खाली, तब राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को नियुक्त करेगा, राज्यसभा के किसी सदस्य को नियुक्त करेगा, किसी सदस्य को नियुक्त करेगा, ठीक है।
ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, कृषि सदस्य को नियुक्त करेगा, ये पॉइंट याद रखना। अब एक और चीज आती है, एक आध फैक्ट, ये आपके जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछे मुझे बताएं, यदि राज्यसभा की किसी बैठक में सभापति उपस्थित ही नहीं है, यानी बैठक पद खाली नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूँ सपोज चलो विदेश दौरे पे चला गया, पद खाली तो है नहीं लेकिन अभी वो उपस्थित नहीं हो सकता है बैठक में, या किसी और काम से कहीं है या तबीयत खराब है तो बैठक में वो उपस्थित नहीं हो सकता, तो उस टाइम भी कौन करेगा इसके काम, उपसभापति करेगा, ध्यान रखना। और उपसभापति भी अगर नहीं है तो वो कंडीशन अलग हो जाएगी, वहां पर राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करेगा, वहां पर राज्यसभा के सदस्य क्या करेंगे, किसी अपने में से किसी को उस सभापति का काम दे देंगे। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, ये पॉइंट स्टार कर देना, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, इन दोनों में डिफरेंस समझना। मैं यहां कह रहा हूं कि यदि राज्यसभा की किसी बैठक में, यदि इंडिविजुअली किसी बैठक में सभापति उपस्थित नहीं है, कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि नेक्स्ट में भी नहीं आएगा, वो तो अलग चीज है, पहली वाली कंडीशन। इसमें तो ये दूसरे पद पे काम कर रहा या दूसरी जगह है या पद ही नहीं है, तो इस ये वाली कंडीशन अलग है, ये इंडिविजुअल किसी बैठक में है। तो देखो, यदि पूरा आपने लिखना है, यदि राज्यसभा की किसी बैठक में सभापति अनुपस्थित है तो उपसभापति उसका कार्य करेगा। यदि राज्यसभा की किसी बैठक में सभापति अनुपस्थित है, सभापति अनुपस्थित, तब उपसभापति उसके कार्य, उसके कर्तव्यों को करेगा। ठीक है, तब उपसभापति उसके कार्यों को करेगा। ठीक है, उसके कर्तव्य या उसके कार्य को करेगा, लिख लो। लेकिन अगर उपसभापति भी प्रेजेंट नहीं है तब क्या होगा, तब राज्यसभा तय करेगी किसी एक मेंबर को। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो, यदि उपसभापति भी अनुपस्थित तब राज्यसभा तय करेगी, राज्यसभा तय करेगी कि कौन क्या होगा, राज्यसभा तय करेगी कि कौन इसकी क्या करेगा, कार्यों को करेगा। तो ये दोनों पॉइंट अलग हैं। ठीक है, ये पद में किसी इंडिविजुअल टाइम पे ये पद खाली है, ये अलग हो गया। तो अब देखिए लास्ट एक और कंफ्यूजन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हमारा ये उपसभापति सभापति वाला खत्म हो जाएगा। बाई चांस कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि इनको हटाने पे विचार चल रहा हो, या सभापति को या उपसभापति को, क्या उस टाइम ये उसके पीठासीन रहेंगे? पीठासीन बोला जाता है जो उसकी अध्यक्षता करता है, उसका जो मेन होता है सर्वे सर्वा। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा एक रेजुलेशन या एक संकल्प चल रहा होगा, अंडर कंसिडरेशन हो रहा होगा कि हम लोग सभापति या उपसभापति को पद से हटाना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, इन लोगों को पीठासीन अधिकारी नहीं रह सकते, ये उसके चेयरमैन नहीं रहेंगे। हाँ, ये उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, उस सदन के जो इंडिविजुअल जो वर्क चल रहे हैं उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसके पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। इसको ध्यान आप लोग रखना। और इनको वोट का अधिकार जो होगा, एक वोट देने का अधिकार, ये वोट वाला नहीं है चुनाव देने वाला, वोट का अधिकार सदन के अंदर अलग होता है। किसी भी रेजुलेशन या किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए जो वोटिंग होती है वो अलग चीज है, और जो चुनाव होता है वो अलग। तो नोट करके लिखो, यदि सभापति व उपसभापति पर, यदि सभापति ऑब्लिक उपसभा, पूरा लिखना आप। ठीक है, यदि सभापति व उपसभापति पर पद से हटाने का संकल्प चल रहा हो या विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं रहेंगे। पद से हटाने का संकल्प, पद से हटाने का संकल्प, तब वह पीठासीन नहीं रहेंगे, पीठासीन नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी उसके चेयरमैन नहीं रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, कार्यवाही में भाग, लिखो सदन की कार्यवाही में भाग लेकिन वोटिंग नहीं, सदन की कार्यवाही में भाग लेकिन वोटिंग नहीं, लेकिन वोट नहीं दे सकते, लिखो वोट नहीं दे सकते। आप लोगों को ये लिखना है कि ये वोटिंग नहीं कर सकते, यानी वोट नहीं होगा। अब ये नॉर्मल वोटिंग नहीं है, ठीक है, ये सदन में कोई प्रस्ताव पारित करने के लिए जो वोटिंग उसके सदस्यों के बीच होती है वो होता है। ठीक है, अब लास्ट आज के दिन का टॉपिक और हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने लोकसभा के नीचे लिखना है, वहाँ दो होते हैं, यहाँ हम लोग सभापति और उपसभापति बोलते हैं, वहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोलते हैं। आपने ऐसे लिखा था ना, आपने लोकसभा लिखना कहा था मैंने, उसके नीचे ही लिखना है आप। ठीक है, पहले पॉइंट से कंपेरिजन करो। यहाँ पे क्या लिखोगे, लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को लोकसभा चुनती है। लोकसभा के अगर क्वेश्चन पूछता है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, उपाध्यक्ष को कौन चुनेगी, लोकसभा चुनेगी। लिखो लोकसभा चुनेगी, पहला पॉइंट। ठीक है, आपको सीधे सीधे फैक्ट में लिखना है, लोकसभा चुनेगी। दूसरा बात, अगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद किसी कारण से रिक्त हो गया या त्याग दिया या हटाया जाए तो तब क्या होगा। देखो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद
क्या लिखोगे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त, त्याग या हटाया जाना। पद रिक्त किस कंडीशन में होता है, त्याग किसको देंगे, और हटाया जाना, ठीक है, हटाया जाना। अगर इनको पद से हटाना है तो इसमें भी क्या होगा, सेम राज्यसभा की तरह। तो क्या लिखोगे, 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, पूर्व सूचना देनी होगी कि हम आपको पद से हटा रहे हैं। दूसरा, लोकसभा के तात्कालिक बहुमत से हटाया जाएगा, यानी 100 मेंबर है तो 51 के द्वारा हटाया जाएगा। तो लिखो लोकसभा के तात्कालिक बहुमत से, तात्कालिक बहुमत से हटाया जाएगा, बहुमत से हटाया जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया। त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, अध्यक्ष त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। लिखो लोकसभा में अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा, रिजाइन किसको देगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, लिखो उपाध्यक्ष को, जबकि उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, अध्यक्ष को त्यागपत्र देखा। ये इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अध्यक्ष किसको देगा और उपाध्यक्ष किसको देगा, दोनों एक दूसरे को देते हैं। और पद रिक्त कब होगा, जब ये लोकसभा के मेंबर ही नहीं रहेंगे, यानी वो सांसद ही नहीं रहेंगे, तो खुद ही पद रिक्त होगा। तो लिखो लोकसभा के सदस्य न रहने पर, के सदस्य न रहने पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। आप लोगों को ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे राज्यसभा था सेम टू सेम यहाँ पे लोकसभा में होता है। और वो कौन सा पॉइंट था, जैसे अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा, उस टाइम अध्यक्ष नहीं सपोज है तो उस टाइम उसके कार्यों को करने के लिए उपाध्यक्ष होगा, या उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति उसको कार्य करेगा, ठीक है। तो नोट करके लिखो, खाली नोट लिख देना, नोट करके लिखो, अध्यक्ष के न रहते हुए उसके कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष के न रहते हुए उसके कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष, यानी सीधे सीधे रखना है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की जो शक्ति होती है वो राज्यसभा की तरह होती है, ठीक है। तो ऐसा लिखो, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन, के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति, करने की शक्ति उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की ब्रैकेट में लिखो राज्यसभा की तरह है। अब राज्यसभा मैंने बता दिया आपको राज्यसभा में क्या होता है, इतनी जगह बार नहीं लिखना है, ठीक है, राज्यसभा की तरह है, ठीक, इसको भी आप लोग ने लिखना है। अब देखिए जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, देखना आप लोग कर्तव्य, ठीक है, ये सेम टू सेम राज्यसभा की तरह होगा। वो कब किसके पद का काम करेगा, अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष पद त्याग दे दिया, छोड़ दिया, उस टाइम कौन करेगा, सारी प्रोसेस किसकी तरह होगी, जैसे कि राज्यसभा में होता आ रहा है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखो, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पे क्या चल रहा होगा, उसको पद से हटाने का मैटर चल रहा होगा, उस टाइम ये पीठासीन नहीं रहेंगे, इस पे भी ये लिखना है, ठीक है। तो लिखो, जब अध्यक्ष ऑब्लिक उपाध्यक्ष पे पद से हटाने की कार्यवाही चल रही हो, अध्यक्ष ऑब्लिक उपाध्यक्ष पर पद से हटाए जाने की कार्यवाही, जाने की कार्यवाही रहेगी, कार्यवाही विचाराधीन है या चल रही है, ठीक है, विचाराधीन, तब ये क्या होगा, पीठासीन नहीं रहेंगे, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे, ठीक है, तब ये पीठासीन नहीं रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये एज ए पार्लियामेंट मेंबर यानी लोकसभा के सदस्य के रूप में आ जाते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते हैं। और एक चीज याद रखना, जो लोकसभा का अध्यक्ष उसका होता है, उसको कई मैटर पर निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है, यानी जो डिसाइडिंग होता है या जो डिसाइड करता है कि ये किस पक्ष में जाएगा। होता क्या है, कोई रेजुलेशन आया, कोई मैटर आया, उसमें दोनों पार्टी की वोट इक्वल हो गई, यानी कांग्रेस की भी 100, बीजेपी 100 या कोई बड़ी पार्टी या सत्ता विपक्ष से, तो अब डिसीजन किसके हाथ में आ गया, उसको बोलते हैं निर्णायक वोट। तो उस टाइम होता है लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार, जब वोटिंग में इक्वलिटी आ जाए, यानी दोनों जगह बराबर। तो उस टाइम लोकसभा का अध्यक्ष जो निर्णायक मत है वो नहीं देगा, वो एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा वोट देगा, निर्णायक मत नहीं देगा। तो इसमें नीचे से आपने लिखना है, इसको वोट का अधिकार तो होगा लेकिन निर्णायक मत का अधिकार नहीं होगा। लिखो, अध्यक्ष को वोट का अधिकार बट लेकिन निर्णायक मत का अधिकार नहीं,
निर्णायक मत का अधिकार नहीं। निर्णायक मत की कभी कभी पेपर में पूछता है कि निर्णायक मत को अधिकार किसको होता है, उस टाइम बता देना लोकसभा को। लेकिन अगर उस पर कोई कार्यवाही पद से हटाने की चल रही होगी तो सिर्फ अपना सांसद के रूप में वोट देगा, डिसाइडिंग वोट उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये था आपका लोकसभा राज्यसभा। उम्मीद करता हूँ टोटली पार्लियामेंट का सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे हम देखेंगे कानून कैसे बनता है। उसने सिलेबस में साफ साफ दिया है कानून बनने की प्रक्रिया क्या, उसकी प्रोसेस है, उसको देखेंगे। इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लेना। कल आपको 4 बजे लाइव क्विज में आना है संडे, और आने वाली जो वीडियो होगी मंडे को हम इकोनॉमी से शुरू करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू।